आज आप लोग 12th क्लास का चैप्टर नंबर जो 2 है वो पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रुप ही बना हुआ है उसमें निश्चलगंज के भी विद्यार्थी हैं और जैतीपुर के भी विद्यार्थी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन किसी का आगे हो गया होगा या एक दो क्वेश्चन किसी का पीछे भी हो गया होगा। तो उसके लिए फिकर नोट, उसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम एक दो पहले से ही बता देते हैं ताकि जिसको छूट छाट भी हुआ है उसको सब मेकअप में हो जाए। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का प्रकाश का अपवर्तन है। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर इसमें भी रूट देखिए चेंज करेगा। इसमें 2-3 को साबित करने वाला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 5-5 नंबर का आएगा सब। वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सब लोग एकदम टंच करके रखेंगे। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन है क्या आखिर। तो देखिए याद रखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन का मतलब हो गया चेंजिंग, उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, यानी कह सकते हैं कि या तो हवा में रहे तो जल में जाएगा, दो माध्यम हुआ दोनों, या जल में रहेगा तो हवा में जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हवा से कांच में जा सकता है, ऐसा ही सोचना है, हवा से हीरा में भी जा सकता है। तो इसमें टर्म एंड कंडीशन यही है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए पहले चित्र से समझिए। यहाँ पर जो है एक हम सतह दे दिए हैं, सरफेस। ऊपर एक माध्यम है हवा, नीचे एक माध्यम है जल। जब दो माध्यम दिया हुआ रहे तो याद रखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको कहते हैं सघन माध्यम। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस चित्र के अनुसार दो माध्यम है, हवा और जल। तो हवा में प्रकाश का वेग आपको पता है कि 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और जल में प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो हवा में ना प्रकाश का वेग ज़्यादा हुआ, 3 गुने है, और उसमें 2.25 है, 2.25। तो हवा हो गया विरल माध्यम और जल हो गया सघन माध्यम। इन दोनों सतहों को देखिए, इन दोनों माध्यमों को अलग कर दिए एक सतह के द्वारा। बीच में एक नॉर्मल दिया हुआ है, अभिलंब दिया हुआ है। अब देखिए ये प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आप खुद चित्र में देख सकते हैं कि हवा से, ऊपर हवा माध्यम है, जल में जाने का प्रयास कर रहा है। यानी इसको आना चाहिए था ऐसे ही, ऐसे आना चाहिए था सीधे, लेकिन ये आया ऐसे नहीं बल्कि इधर की ओर मुड़ गया। यानी यही है प्रकाश का अपवर्तन कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो इसका दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला भी चित्र में देख लीजिए आप लोग। इधर में देखिए नीचे हुए सेम फिगर है, ऊपर हवा है नीचे जल है। हवा हो गया विरल माध्यम क्योंकि दो माध्यम दिया हुआ है, तो जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होवे उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होवे उसको कहते हैं सघन माध्यम। तो देख रहे हैं कि हवा है विरल माध्यम, जल हो गया सघन माध्यम। प्रकाश की किरण इसमें देखिए जा रहा है जल से हवा की ओर। अब सवाल ये उठता है कि इस चित्र में हमने प्रकाश की किरण को अभिलंब की ओर ही क्यों मोड़ा, अभिलंब की ओर ही क्यों मोड़ा। तो आप याद रखोगे बाबू कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ऊपर में विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल की ओर टर्न हो जाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो देखिए विरल से सघन की ओर आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। अभी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा वैसे वैसे ये अभिलंब की ओर सटेगा, या जैसे जैसे ये नीचे की ओर होगा वैसे वैसे ई वाला जो है इधर की ओर बढ़ते जाएगा। तो आप खुद देखिए इस चित्र में, ये हो गया पड़ने वाली किरण है, इसको कहते हैं अपतित किरण। आपको पता होगा कि ये अपतित किरण हो गया, ये हो गया अभिलंब। तो अपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपतन कोण। तो ये देखिए आई हो गया अपतन कोण। अब देखिए अभिलंब भी है, ये है, ई आपका जाकर के हो गया अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं है, वो तो दर्पण में होता है परावर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण
और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको और द्वारा सूचित किया जाता है छोटकी आर। तो कभी भी प्रकोष्ठ के अपवर्तन में अपतन कोण अपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। लेकिन प्रकोष्ठ के परावर्तन के नियम में आप लोग पढ़े हैं कि अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और इसमें कभी बराबर नहीं हो सकता है। अपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर कभी नहीं रहेगा, या तो छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा। इसमें देखिए अपतन कोण से अपवर्तन कोण जो है वो छोटा है। और इस चित्र में देखिए इसमें सघन माध्यम से प्रकाश जा रहा है विरल माध्यम की ओर, तो देखिए अभिलंब से दूर भागता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। डायरेक्ट सीधे लेकर के नहीं पार कर देना है, उधर रुखे कर देना है। तो देखिए यही बहुत याद रखना। इसमें भी देखिए अपतन कोण हो गया आई, अपवर्तन कोण हो गया, और ये ओ तो अपतन बिंदु है जिस पर अपतित किरण पड़ती है उसको कहते हैं अपतन बिंदु, तो ओ अपतन बिंदु हो गया। तो यही याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पर्पस से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश का अपवर्तन आप लोग लिखे हैं तो आंसर क्वेश्चन लिख लेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है लिखेंगे आंसर में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को, उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अथवा में एक परिभाषा भी लिखिए तो काम चल जाएगा। अथवा में एक डिफिनीशन और लिख लीजिए, वो दोनों को भी एक ही में मिला देंगे। अथवा में लिखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को, तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद हुआ ये चित्र दोनों बना लीजिए। देखिए विरल से सघन में भी आ रहा है और सघन से विरल में जा रहा है, तो दोनों चित्र नीचे में बना लीजिए ताकि चित्र पर जहाँ पर ज़रूरी होता है वहाँ पर नंबर बढ़िया मिलता है। तो दोनों चित्र बना लीजिए। उसके बाद नीचे लिखिए नोट बन, NOT, नोट बन देके डैश देंगे। लिखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसमें नीचे में ये वाला चित्र सिर्फ बनाएंगे। देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो ये वाला चित्र नीचे फिर से बना लीजिए, सिर्फ ये वाला। उसके बाद अब लिखिए नोट 2, नोट 2 लिखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में,
सघन मध्यम से विरल मध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। वह अभिलंब से दूर भागती है। ये वाला चित्र नीचे में लिख लीजिए, जहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है चित्र एकदम जरूरी है। नीचे में ये वाला चित्र बना लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन आप लोग जान गए। अब पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के 2 नियम था, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होता है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। आंसर में लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नंबर, पहले ध्यान दीजिए तब लिखिएगा। देखिए, ये हो गया अपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। परावर्तित नहीं बोलना है, अपवर्तित किरण। तथा ये वो हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों 1 2 ये तीनों हो गया। ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा नंबर में याद रखना है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियत होता है। नियत या अचर भी हम बोल सकते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको स्नेल लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ यानी स्नेल का नियम भी बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को। यही दोनों नियम है। तो लिखिए पहला नंबर में अपतित किरण। दूसरा में लिखेंगे अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, विशेष माने खास, स्पेशल, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया आपतन कोण की जया। जानते हैं कि जया जो होता है साइन को बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक। तो उसमें जो साइन बोलते हैं साइन का मतलब होता है जया, यानी आपतन कोण की जया। ब्रैकेट में लिखिए साइन आई, SIN यानी साइन आई के मतलब आपतन कोण और साइन माने हो गया जया। लिखिए ब्रैकेट में आपतन कोण की जया, ब्रैकेट में लिखिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया, ब्रैकेट में लिखा साइन और का अनुपात माने बटा या रेशियो होता है। का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, चित्र में भी 2 ही माध्यम है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए नियत होता है। पूर्ण विराम देंगे। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे स्नेल आधा दंत से, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। पूर्ण विराम देंगे। इसे म्यू द्वारा यू दे करके अब बगल में ऐसे चिन्ह लगा देंगे। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है।
नीचे लिखिए अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। हो गया, यह स्नेल का नियम था, दूसरा नियम जो था उसे, तो इसको लिख लेंगे अच्छा से। फिर क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे बाबू, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और EFRACTIVE, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या है? देखिए क्या है से बता रहे हैं। किन्हीं भी दो माध्यमों, याद रखेंगे, किन्हीं भी दो माध्यमों, दो माध्यम कह के मतलब अभी आप लोग समझे हैं कि या तो जल और हवा भी हो सकता है, या जल और कांच भी हो सकता है, या हवा और कांच भी हो सकता है। कोई भी दो माध्यमों के लिए अपतन कोण की ज्या, यानी जो अभी पढ़े स्नेल के नियम में, यानी साइन आई, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए अपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है, इसे ही अपवर्तनांक कहा जाता है। और अपवर्तनांक को जो है सूचित करते हैं म्यू या न्यू से। देखिए भी को थोड़ा सा ऊपर उठे ऐसे बढ़ा देंगे तो उसको न्यू बोलते हैं, न्यू। तो म्यू या न्यू बराबर वही जो अभी स्नेल के नियम में पढ़े थे, यही हो जाएगा साइन आई अब बटा साइन आर, बस यही याद रखना है। तो लिखिए किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं दो माध्यमों, ब्रैकेट में लिख लीजिए हवा और जल, हवा और जल, या हवा और कांच, हवा और कांच, ब्रैकेट बंद, के लिए अपतन कोण की ज्या, अपतन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिखिए साइन आई, अपतन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिखिए साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिखिए साइन आर का अनुपात, का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या नियत होता है, नियत होता है, इसे ही अपवर्तनांक कहा जाता है, इसे ही अपवर्तनांक कहा जाता है। पूर्ण विराम देंगे। इसे म्यू या न्यू द्वारा सूचित किया जाता है, उसी में इसे म्यू या न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे अर्थात करके लिख लीजिए, अर्थात म्यू या न्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू या न्यू बराबर हो गया साइन आई बटा साइन आर। यह अपवर्तन का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। टंच करके रखेंगे, सब साफ करते जाइए, याद करते जाइए, आगे फिर बढ़ेगा, आएगा इस चैप्टर में 2-3 को सिद्ध करने वाला। वो एग्ज़ाम के पर्पस से एकदम बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है, आप बेफिक्र रहिए बस।